Hello students, welcome to Science Vision Institute. Today in this lecture, I will discuss crystal structure problems and the topic is external atom and voids. Right? तो टॉपिक को एक बार समझ लीजिए. एक्सटर्नल एटम एंड voids क्या मीनिंग हुआ इसका. सपोज कीजिए आपके पास एक लैटिस है. सपोज कीजिए एफसीसी लैटिस है. राइट. एफसीसी लैटिस का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर 8 कॉर्नर एटम्स होंगे. राइट. और हर फेस के सेंटर पर एक एटम होगा. ठीक है. 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं तो हर कॉर्नर पर एक एटम होगा और 6 फेसेस होते हैं तो हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा. राइट. अब समझिए बैकेंड स्पेस कहां पर बचा. बॉडी सेंटर पर बैकेंड स्पेस होगा. राइट. अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है कि जो बैकेंड स्पेस है यानी कि बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पर आपको एक एक्सटर्नल एटम प्लेस करना है. राइट. तो अब क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी रेडियस का एटम आप यहां पर जो है प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. वो आपको एक लैटिस दे देगा. सपोज करो आपको उसने एफसीसी लैटिस दे दिया या हो सकता है बीसीसी लैटिस दे दे या सिंपल क्यूबिक लैटिस दे दे. राइट. मैं सपोज करता हूं, सपोज करो आपको एफसीसी लैटिस दे दिया. ठीक है. तो एफसीसी लैटिस में जो एटम्स हैं उनकी एटम की जो रेडियस है वो सपोज करो उन्होंने दे दी आपको आर है. राइट. लैटिस कांस्टेंट स्मॉल ए है. अब उन्होंने कहा एट द पोजीशन एट द बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर पोजीशन क्या होगी. हाफ हाफ हाफ. राइट. तो बॉडी सेंटर पे आपको एक्सटर्नल एटम प्लेस करना है. अब वो कहेगा कि कितनी रेडियस का एटम आप प्लेस कर सकते हो. राइट. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे. राइट. और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. वो बेसिक कंसेप्ट में क्या है. सबसे पहले तो समझिए रिलेशन बिटवीन द लैटिस कांस्टेंट एंड एटॉमिक रेडियस. ठीक है. ए और ए आपका लैटिस कांस्टेंट है, आर जो एटम है उसकी रेडियस है. तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा इन ऑल केसेस फॉर द सिंपल क्यूबिक, फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फॉर द एफसीसी, फॉर द फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ठीक है. तो सबसे पहले हम इन बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स को करेंगे. राइट. तो सबसे पहले समझिए रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस कांस्टेंट. राइट. इसका क्या मीनिंग हुआ. सपोज कीजिए आपका कोई यूनिट सेल है, उसका लैटिस कांस्टेंट क्या है ए, स्मॉल ए मान लीजिए. राइट. और जो एटम्स हैं एसोसिएटेड हैं उस लैटिस से, मीन्स कॉर्नर्स पर एटम है, चाहे फेस सेंटर पे एटम है, चाहे बॉडी पर सेंटर पर एटम है ना. तो उस एटम की अपनी कोई रेडियस होगी, है ना. तो मान लीजिए रेडियस क्या है आर है. ठीक है. तो हेडिंग डालिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड एटॉमिक रेडियस. ठीक है. सबसे पहला केस है मान लीजिए आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस है. इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस. ठीक है. तो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है. सिंपल क्यूबिक लैटिस में 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं एंड दीज कॉर्नर एटम्स टचेज ईच अदर. Okay, if I talk about the arrangement of atoms in the simple cubic lattice, so there are 8 corner atoms, right, and the corner atoms touches each other. Right. अब मैं इस यूनिट सेल का एक फेस यहाँ पर कंसीडर करता हूँ. ठीक है. पूरा यूनिट सेल मैं नहीं बना रहा हूँ, इसका एक फेस कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है. देखिए ये आपका एक फेस है, तो इसके हर कॉर्नर पे एटम होगा और ये एटम्स क्या करेंगे टच करेंगे एक दूसरे को. राइट. टचिंग स्फीयर्स हैं. लाइक दिस. इनको मैं डार्क कर देता हूँ.
ठीक है, ये लेटिस कांस्टेंट, ये ए है, राइट। हर एटम की अपनी रेडियस क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर, सिंपल, दिस इज द ए इक्वल्स टू 2r। ये रिलेशन हो गया लेटिस कांस्टेंट ए और एटॉमिक रेडियस में। इसी तरह से अगला केस है आपका बीसीसी लेटिस है, ठीक है। यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ बीसीसी लेटिस। इस केस में क्या होगा, देखिए डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए ये आपका एक यूनिट सेल है, राइट। बीसीसी लेटिस है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो एक यहाँ पर कितने होंगे, पहले समझ लीजिए एटम्स का अरेंजमेंट। देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स एंड 1 एटम एट द बॉडी सेंटर, राइट। तो ये जो आपका यूनिट सेल है, इसके बॉडी पर, इसके अंदर बॉडी के सेंटर पे एक एटम होगा, राइट, और 8 कॉर्नर एटम्स होंगे, ठीक है। तो उस एटम को मैं यहाँ पर, देखिए ये चूंकि 3D डायग्राम को 2D में बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस एटम को मैं यहाँ पर इस तरह से मान के, ठीक है, ये एटम इसके बॉडी पर सेंटर्ड है। बाकी यहाँ पर 8 एटम्स हैं, कॉर्नर एटम। जो आप कॉर्नर एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे, बट वो इस बॉडी सेंटर्ड एटम को टच करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाकी जो एटम्स हैं वो इस तरह से हैं, ठीक है, ये इस तरह से। देखिए ये एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। These are like this, and also the atoms are like here. इस तरह से आप इनको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम रेडियस के एटम है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है रेडियस में थोड़ा बहुत डिफरेंस लग रहा हो, सारे एटम सेम रेडियस के हैं। ये आपका बॉडी सेंटर्ड एटम है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी अपनी एज, ये ए होगी, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज द एज, वन एज ऑफ द यूनिट सेल, राइट। नाउ इसको देखिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए आप। अब आप ये देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर आप मिलाते हैं, तो ये जो डायगोनल है ये इसके बॉडी सेंटर से होके पास होगा, और इसको आप बॉडी डायगोनल बोलेंगे। यहां से यहां तक, तो ये जो डायगोनल है इस एटम के सेंटर से पास होके जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस अगर r है, तो इसकी टोटल रेडियस ये 2r हो गई, यहां से यहां तक होगी कि नहीं होगी। और ये जो कॉर्नर पर एटम है ये इसको टच कर रहा है, इसकी अपनी रेडियस ये r है, यहां से यहां तक, और इसकी रेडियस भी ये r है,
समझ में आ रहा है? और इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज द बॉडी डायगोनल। ठीक है, अच्छा ये एज है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को अगर आप मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये फेस डायगोनल होगा आपका, दिस विल बी फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखिए, ये जो एंगल यहां पर बनेगा, दिस इज द वन एज एंड दिस इज द वन एज, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। यहां पर हमें ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली दिस विल बी 90 डिग्री, राइट? तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, दिस फेस डायगोनल विल बी इक्वल टू रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस एंड रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस, राइट? तो ये फेस डायगोनल होगा, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, this will be equal to root 2 into a, right? And this body diagonal will be under root square of this face diagonal plus this square of this edge. This angle will be the 90 degree angle. यहाँ पर भले ही ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा हो, right? तो ये फेस डायगोनल जो होगा, this will be equal to under root 2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस मीन्स दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 3a. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम, दिस इज द फेस and this is the body diagonal, right? In terms of the atomic radius, this distance is equal to 4r. This is the 2r, this is the r, this is the r. So from this diagram I can write like this, 4r, and this will be equal to the body diagonal. This is the body diagonal. So this will be equal to root 3a. So this implies a equals to 4r upon under root 3. So this is the relation between lattice constant and atomic radius in case of BCC lattice, and this is the relation between atomic lattice constant and atomic radius in case of the simple cubic lattice. Clear? And now in case of face centered cubic, right? तो face centered cubic के केस में क्या होगा? FCC lattice. So first understand what is FCC lattice. What is the arrangement of atoms in case of FCC lattice? In FCC lattice there are 8 corner atoms and there are 6 face centered atoms. Okay, FCC lattice के केस में हर कॉर्नर पर एक एटम होगा, यानी 8 कॉर्नर होंगे यूनिट सेल में, तो हर कॉर्नर पे एटम होगा और हर फेस के सेंटर पर एक एटम होगा, राइट? एंड हियर the corner atoms will not touch each other, but corner atoms will touch to the face centered atoms. Means the face centered atom will touch to the corner atoms, the atoms which are at the corners, but corner atoms will not touch to the corner atoms, right? अब मैं इस लैटिस का एक फेस यहाँ पर कंसीडर करता हूँ, ठीक है? पूरा मैं जो है यूनिट सेल में नहीं बनाऊंगा, एक फेस कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? और रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बनाते हैं, ठीक है? एक फेस मैंने कंसीडर कर लिया, तो इस फेस के सेंटर पे एक एटम होगा, है ना? तो ये इसका फेस है मान लीजिए,
और ये फेस सेंटर एटम जो है क्या करेगा, हर कॉर्नर एटम को टच करेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से इसको टच करेगा। अब देखिए ये कॉर्नर एटम्स आपस में टच नहीं करेंगे, बट ये कॉर्नर एटम्स फेस सेंटर्ड एटम्स को टच जरूर करेंगे। इस तरह से अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है एटॉमिक रेडियस और लैटिस कांस्टेंट में। तो ये लैटिस कांस्टेंट ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये इसका, आप इसको मिला दें, ये एक फेस है और इस कॉर्नर को आपने मिला दिया, तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज द फेस डायगोनल। और ये क्या होगा, ये 2r होगा, और दिस इज द r, दिस इज द r। तो हियर दिस इज द दिस डिस्टेंस, दिस डायगोनल इन टर्म्स ऑफ द r, सो दिस विल बी 4r। और 4r किसके इक्वल है, फेस डायगोनल के इक्वल है। ये अलग है। तो फेस डायगोनल आपका क्या होता है, फेस डायगोनल यहां से तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, यही होता है √2a। यहां भी देखो तो दिस इज a एंड दिस इज आल्सो a, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू √2a। सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ गया, 4r अपॉन √2। ये दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, मैं इधर लिख देता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू ए इक्वल टू 4r अपॉन √2 इन केस ऑफ FCC लैटिस, ए इक्वल टू 4r अपॉन √2। तो ये रिलेशन हो गया लैटिस कांस्टेंट और एटॉमिक रेडियस के बीच में। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड हैं, टॉपिक क्या है आपका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल एटम एंड वाइड्स, राइट। यानी कि ये आपकी जो लैटिसेस हैं, इन लैटिसेस के केस में जहां पर वैकेंट स्पेस है, राइट, जो वैकेंट पोजीशन है, उस वैकेंट पोजीशन पर आपको एक्सटर्नल एटम को प्लेस करना है, राइट। और आपको बताना है कि कितनी रेडियस का हम एटम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें इन्होंने कहा गया है, मैं प्रॉब्लम को एक बार पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस। देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं, टाइम लगता है, बट मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को, एंड देन हम उसका सोल्यूशन करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट कैन जस्ट फिट इनटू द वॉइड ऑफ बॉडी सेंटर ऑफ द FCC स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज स्मॉल r, राइट। क्या मीनिंग हुआ इसका, यानी इन्होंने कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट कैन जस्ट फिट इनटू द वॉइड ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द FCC स्ट्रक्चर, यानी कि FCC लैटिस है, ठीक है। अब FCC लैटिस की अगर हम बात करें तो आप लोग फैमिलियर हैं, ठीक है। FCC लैटिस का मीनिंग क्या हुआ, देखिए अब FCC लैटिस बनाने की जरूरत है क्या, देखिए
तो एफसीसी लैटिस का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर ये 8 कॉर्नर एटम्स हैं, ठीक है, हर फेस के सेंटर पे क्या है, एटम है। इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जगह कहां पर खाली होगी, बॉडी सेंटर पे, है ना। तो वही इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट कैन जस्ट फिट इनटू द वॉइड ऑफ द बॉडी सेंटर ऑफ द एफसीसी लैटिस। रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर इज आर। तो ये जो एटम्स एसोसिएटेड हैं, है ना, इसकी अपनी हर एटम की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इसका लैटिस कांस्टेंट आप सपोज कर लीजिए, सपोज कर कीजिए आर है, ए है, ठीक है। तो इसके बॉडी पर सेंटर पर कितनी रेडियस का एक्सटर्नल एटम आप प्लेस कर सकते हैं, यानी कि एफसीसी लैटिस का केस है, ठीक है। और एफसीसी लैटिस में जो एटम्स हैं उस एटम की रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है, राइट। अब उसके बॉडी सेंटर पर कितनी मैक्सिमम कितनी रेडियस का एटम हम प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखिए तो कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। देखिए तो यहां पर इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा, देखिए यहां पर आपको जो है रेडियस फाइंड आउट करनी है। और आप इसमें ये सपोज कर लीजिए कि जो एक्सटर्नल एटम आपको प्लेस करना है, ठीक है ना, उसकी रेडियस सपोज कीजिए कैपिटल आर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की डिटेल में थोड़ा सा लिख देते हैं। एफसीसी लैटिस का केस है ना, रेडियस ऑफ ईच एटम इज स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एटम, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये है आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन है एफसीसी लैटिस का केस, ठीक है। अब समझिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आप एफसीसी लैटिस है तो आप यहाँ पर दो फेस बना लीजिए एफसीसी लैटिस के, यानी कि ये दो फेसेज हैं, है ना, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है। अब इसके बीच में ये जो है पोजीशन है, ये बॉडी सेंटर होगा, है ना। अब हर फेस के सेंटर पर भी एटम है तो वो कुछ रेडियस कवर करेगा, बीच में वैकेंट स्पेस है, राइट, वहां पर आपको एटम पुट करना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप अवेलेबल स्पेस फाइंड आउट कीजिए। आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कितनी रेडियस का एटम वहां पर रखा जा सकता है, यानी कि वैकेंट स्पेस को आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे देखिए यहां पर ये आपका वन फेस है ना, ये एक फेस मैंने मान लिया, ठीक है, इस तरह से है ये, ठीक है। इसी तरह से आप ये डिस्टेंस के बाद लैटिस कांस्टेंट है ना, यहां पर ये आपका ये दूसरा फेस होगा, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगी, लैटिस कांस्टेंट ए होगा, ठीक है। अब हर फेस के सेंटर पे एक एटम होता है ना। तो ये जो फेस है यहां पर ये एटम होगा। इसी तरह से
इस फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए, ये एक्चुअली 3D डायग्राम है, तो ये एक्चुअली 2D में मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर ये जो सेंटर है, ये वैसे लग रहा होगा ये सेम प्लेन में है ना, तो ये इस तरह के फेसेस हैं, यहाँ पर ये एटम्स आपने बना दिए, तो बीच में जो जगह है ये आपका बॉडी सेंटर होगा। ठीक है, आप इसको इमेजिन कीजिए, तो यहाँ के मिडिल में एक एटम होगा, जो एटम क्या करेगा, ये बॉडी सेंटर एटम अब इनको फेस सेंटर यहां पर होगा, इस तरह से आप इसको ये मान लीजिए। तो जिस एक्सटर्नल एटम की ये बात कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या होगी, ये होगी, यहां पर होगा इस तरह से। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। अब ये जो फेस सेंटर्ड लैटिस जो थी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसकी जो रेडियस है इस एटम की, ये क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, और ये जो एटम है, एक्सटर्नल एटम है ना, इसकी रेडियस आपने क्या मान ली, सपोज कीजिए ये कैपिटल आर है, ये हमने मान लिया। बात आई समझ में। ओके, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसके इस सेंटर से मैं नीचे ये ड्रॉ कर दूं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, a/2 होगी या नहीं होगी, होगी। तो फ्रॉम दिस डायग्राम दिस r एंड दिस r, स्मॉल r प्लस दिस कैपिटल R, दिस विल बी इक्वल टू a/2 होगा। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द लैटिस कांस्टेंट, एंड दिस इज द केस ऑफ द FCC लैटिस। तो इन केस ऑफ द FCC लैटिस, लैटिस कांस्टेंट a और एटॉमिक रेडियस r में क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू 4r अपॉन √2, ये रिलेशन होता है ना। तो आप ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4r अपॉन √2, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया, और इसे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 और अपॉन अंडर √2, तो इसे आप लिख सकते हैं √2 इंटू आर, यही तो बचा। तो दिस कैपिटल R इक्वल टू क्या बचा, √2, इसको इधर ले जाइए, -1 इंटू आर। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 -1 इंटू आर। तो ये आंसर क्या आ गया, इसमें से इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0.414 आर। ठीक है, ओके। तो आपने ये रिजल्ट फाइंड आउट किया, कैपिटल R जो एक्सटर्नल एटम की रेडियस थी, राइट, आपने एज्यूम किया था, तो R इक्वल टू दिस, यानी कि जो FCC लैटिस है उसकी रेडियस R है, तो 0.414 R इस रेडियस का एटम आप पुट कर सकते हैं। ये क्या है, हाफ से भी कम, आधा जो रेडियस है 0.5 होगा, है ना, उससे भी कम रेडियस का एटम पुट कर पाएंगे आप। ठीक है ना, कि जो अवेलेबल स्पेस है वो इतना ही है, यानी कि 0.5 रेडियस का भी आप एटम, यानी ये जो एटम है इसकी हाफ रेडियस का भी एटम आप पुट नहीं कर सकते। अगर आप इतनी रेडियस का भी एटम पुट करेंगे तो इसको हटाना पड़ेगा, साइड में शिफ्टिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम आपकी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम पूछी गई थी गेट एग्जाम में, तो गेट एग्जाम किस ईयर में पूछी गई थी, आई थिंक 2016 का प्रॉब्लम थी, IISc बेंगलोर ने जो पेपर बनाया था, राइट। तो वो प्रॉब्लम इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम थी, मैं उस प्रॉब्लम को भी अभी कराऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये केस था आपका FCC लैटिस का केस था, इस बार मैं दूसरी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें हम लैटिस कौन सी ले लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस लेते हैं, यानी कि BCC, राइट। तो अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एक्सटर्नल एटम, राइट, विच इज प्लेस्ड एट द पोजीशन फेस सेंटर।
क्योंकि अब ये केस किसका है, बीसीसी का केस है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस को आपने कंसीडर किया है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर 8 कॉर्नर एटम्स होंगे और एक एटम इसकी बॉडी के सेंटर पे होगा। ठीक है, तो अब वैकेंट स्पेस कहाँ पर बचा, वैकेंट स्पेस बचा फेस पर, फेस के सेंटर पर जगह खाली है, वहां पर आप एक एटम को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द एक्सटर्नल एटम दैट कैन जस्ट फिट इनटू द वॉइड एट द फेस सेंटर ऑफ बीसीसी लैटिस, द रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ द बीसीसी लैटिस इज स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए इस केस में इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए इस बार केस हमारा जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का है। ठीक है, तो इसके फेस के सेंटर पे हमें एटम प्लेस करना है, राइट। तो देखिए दो फेसेस को हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं जैसा पहले किया था। एक फेस ये है, ठीक है, ठीक है, दूसरा फेस ये है, ठीक है, ये फेस का सेंटर है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस ये इसका लैटिस कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए ये आपका बीसीसी लैटिस है, तो अब देखिए मैंने पूरा यूनिट सेल यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है ना, मैंने दो फेस इस तरह के ये कंसीडर कर लिए हैं। तो ये पोजीशन जो है ये बॉडी सेंटर की पोजीशन होगी, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड एटम है आपका, ये जो आपकी बीसीसी लैटिस है ना, उस लैटिस के बॉडी पर सेंटर्ड एटम ये है इस तरह से, और 8 कॉर्नर एटम और 8 एटम्स होंगे जो कॉर्नर्स पर प्लेस्ड होंगे, है ना। तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है। अब उनमें से दो फेसेस ये हैं, एक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, है ना, 2 फेस ये हैं, एक इधर नीचे होगा, इधर इधर, है ना, एक इसके जस्ट पीछे। तो देखिए किसी एक फेस के सेंटर पे आपको एटम रखना है, ठीक है। मान लीजिए इस फेस के सेंटर पे मैं एटम रखता हूँ, ये एक्सटर्नल एटम है, तो कितनी रेडियस का हम एटम प्लेस कर सकते हैं, ये यहाँ पर, ये आपका एक फेस है ना, ये इसका फेस का सेंटर है, यहाँ पर एटम पुट करना है, तो जितना स्पेस अवेलेबल हो। तो मान लीजिए मैंने कैपिटल आर है ना, ये रेडियस मैंने मान ली कैपिटल आर, और ये रेडियस क्या है आर, है ना, यानी कि ये आर है और ये आपकी कैपिटल आर है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये डिस्टेंस क्या बनेगी a/2। तो फ्रॉम दिस डायग्राम दिस कैपिटल आर प्लस दिस स्मॉल आर, दिस विल बी इक्वल टू a/2, यही होगा। और इन केस ऑफ द बीसीसी लैटिस द रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड एटॉमिक रेडियस A इक्वल टू r/4r/√3, ये होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 1/2 एंड A की वैल्यू पुट कर देंगे 4r/√3,
√3, 2 से ये कैंसिल आउट, 2 हो गया यहाँ पर, ये √3 है याद रखना। तो दिस इंप्लाइज कैपिटल R इक्वल्स टू 2/√3, और ये R इधर जाएगा तो -1, और यहाँ पर ये दिस। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है ना, तो 2/√3 की वैल्यू 1.73 -1 इंटू R। अब इसको आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेट करोगे तो ये आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आती है 0. जो है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग अपने आप, है ना, जो भी वैल्यू आई, और इसकी वैल्यू आ रही है आई थिंक कितनी बनेगी जाके 1.56 R। क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग क्या, देखिए ये जो कितनी रेडियस का एटम पुट कर पा रहे हैं आप, 0.15, यानी कि बहुत कम छोटी रेडियस का, यानी कि ये जो एटम है इसकी कंपैरिजन में बहुत ही छोटा एटम, छोटी एटम का रेडियस, छोटी रेडियस का एटम आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जगह होगी वो काफ़ी कम जगह है, मैक्सिमम जो है स्पेस इसने फेस सेंटर की तरफ अगर आप जाएंगे, यानी बॉडी सेंटर से अगर आप फेस सेंटर की तरफ जाएंगे तो जगह बहुत ज़्यादा बची नहीं है ना। तो एक छोटी सी रेडियस का आप एटम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। वो कितनी होगी? इस जो एटम्स हैं BCC लैटिस के, उनकी रेडियस अगर R है तो उसके कंपैरिजन में 0.156 R रेडियस का एटम आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केस रहा आपका BCC लैटिस का। अब इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये मान लीजिए आपका, ये इस बार मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लेता हूँ। ठीक है, इस बार हम केस ले लेते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस का। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल क्यूबिक लैटिस ले लिए, रेडियस ऑफ ईच एटम इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एटम आपको फाइंड आउट करना है। अब एक्सटर्नल एटम को हम सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर आप कंसीडर करते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि देयर आर 8 कॉर्नर एटम्स ओनली एंड देयर इज नो एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ द लैटिस एंड देयर इज नो एटम एट द फेस सेंटर। ओके, 6 फेसेस होंगे, किसी भी फेस के सेंटर पे कोई एटम नहीं है, ना ही बॉडी सेंटर पे एटम है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वैकेंट स्पेस कहाँ कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर भी वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर आप एक एटम प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर भी आप एटम प्लेस कर सकते हैं। तो 2 पोजीशंस हैं यहाँ पर, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ठीक है, बट क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 पोजीशन दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सटर्नल एटम प्लेस करना है। मैं 3 पोजीशंस दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। फर्स्ट है बॉडी सेंटर एट बॉडी सेंटर, सेकंड है एट फेस सेंटर। ठीक है, एंड थर्ड है एट एज सेंटर। ये थोड़ी सी नई बात लग रही होगी आपको, बट अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जल्दी से देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, यानी केस हमारा किसका है, FCC लैटिस का केस है, सॉरी सिंपल क्यूबिक लैटिस का केस है। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में बॉडी सेंटर पे आपको एटम प्लेस करना है। ठीक है, तो देखिए जल्दी से, सिंपल क्यूबिक लैटिस से आप फैमिलियर हैं, है ना। तो मैं सिंपल क्यूबिक लैटिस तो बनाऊंगा नहीं, एक फेस उसका कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, और देखिए इसका सलूशन, यानी पहला केस है हमारा बॉडी सेंटर। ठीक है, तो एक फेस कंसीडर करने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो डायग्राम बनाता हूं मैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए।
आपको बॉडी सेंटर पे एटम पुट करना है। ठीक है, तो देखिए ठीक, तो एक फेस ये है, एक फेस ये है। इसी तरह से ये होगा फेस, तो लो ये बन ही गया। अब बॉडी सेंटर पे आपको एटम पुट करना है। अब देखिए यहां पर इसके जो है 8 कॉर्नर्स होंगे, हर कॉर्नर पे एक एटम होगा, है ना। तो अब मैं सेम रेडियस का एटम यहां पर बना के अगर बनाता हूं तो ये यहां पर ऐसे तो बन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से समझिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हर कॉर्नर पर एटम है, ठीक है। एक आप अपने रूम को कंसीडर कर लीजिए, हर कॉर्नर पे एटम है और जगह कहाँ पे खाली है, बॉडी सेंटर पे जगह खाली है। तो जो ठीक है, और वहां पे आपको एटम पुट करना है। तो वो जो एटम होगा बॉडी सेंटर पे, वो हर कॉर्नर एटम को क्या करेगा, टच करेगा, 8 कॉर्नर एटम को टच करेगा, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए क्या है, अब पहले तो आप इसे समझ लीजिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस है ना, और हर कॉर्नर पे एक एटम है और इसके बॉडी सेंटर पे एटम है और यू इन 8 कॉर्नर एटम को टच करेगा, ठीक है ना। तो इसका मैं अगर सिंपलेस्ट डायग्राम बनाना चाहूं समझाने के लिए, टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री, तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि आपको रिलेशन ए और आर के बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। वो जो इक्वेशंस हमने अभी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में फाइंड आउट की थी, उसी तरह की इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एटम आपको 8 कॉर्नर एटम को टच करेगा। तो ये मिडिल में एक एटम होगा, अब ये जो मैं व्यू बना रहा हूं, ये बना रहा हूं कि सब आपका एक यूनिट सेल है और ऊपर का फ्रंट का एक व्यू ले रहा हूं मैं, फ्रंट वाला व्यू, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो ये एटम्स जो हैं आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये इस तरह से, ठीक है। अब ये सिंपल क्यूबिक है, इसलिए ये आइटम्स आपस में टच कर रहे हैं। ये मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं, ठीक है, ऊपर से। अब यहां पर ये जो सेंटर बचेगा, यहां पर ये एटम होंगे,
ये जो जगह है बैकेंड, तो ये जो एटम होगा वो उसकी रेडियस कम होगी, है ना। ठीक, अब यहां पर समझिए वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने बनाई थी। तो ये कॉर्नर एटम है और एक ये कॉर्नर एटम है, ठीक है, और ये एटम है मिडिल में बॉडी सेंटर पे। तो जो डायगोनल पास होगा, जो सेंटर पे जो एटम है वहां से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो बॉडी डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये रेडियस इसकी ये क्या होगी, देखिए ये 2r होगी, और इसको मैंने कैपिटल R रेडियस हमेशा मानते हैं एक्सटर्नल एटम की, है ना। और ये वाली रेडियस क्या होगी इसकी, ये दिख रहा है, ठीक से नहीं दिख रहा है, ये रेडियस क्या होगी 2r होगी, यानी यहां से यहां तक की, और ये रेडियस r यहां तक की, ये रेडियस भी आपकी क्या होगी r होगी। तो ये तो बना आपका बॉडी डायगोनल, है ना। और ये क्या है, जो इसका लैटिस कांस्टेंट एज होगी, अब यहां पर देखिए ये जो बॉडी डायगोनल है, दिस इज द बॉडी डायगोनल। तो रिलेशन क्या बनेगा, और बॉडी डायगोनल किसके इक्वल टू होता है, √3a होता है हमेशा, ये आपको पता है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज r, दिस इज 2r एंड दिस इज r, तो दैट मीन्स 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r and this will be equal to the body diagonal which is √3/a, and this is a case of simple cubic lattice, okay. For simple cubic the relation between lattice constant and atomic radius which is a equals to 2r, यही तो होता है, right। तो this means this will be equals to √3 into a की जगह पे 2r, so this will be 2r, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2√3, और इस 2r को इधर ले जाओ तो -2 इंटू r। अब 2 से दोनों तरफ ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा r इक्वल टू √3। √3 का मीनिंग क्या हुआ 1.73 -1 इंटू r, इसका मीनिंग क्या हुआ कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू 0.73। और 0.73 आ रहा है, यानी प्रीवियस जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वहां पर एक में आ रहा था 0.414, दूसरे में आ रहा था 0.156, और ये 0.73 है ना। तो रेडियस ज्यादा हुई है, यानी कि उन दोनों की कंपैरिजन में काफी बड़ा आइटम आप प्लेस कर सकते हैं। दैट मीन सिंपल क्यूबिक के केस में जो बैकेंड स्पेस है ज्यादा है, और वैसे भी पैकिंग फ्रैक्शन इसका सिंपल क्यूबिक का 0.52 होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बैकेंड स्पेस होता है, राइट। बीसीसी केस में बैकेंड स्पेस कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, एफसीसी में और भी कम होता है, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि इन कंपैरिजन ऑफ द रेडियस ऑफ दिस ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस के जो एटम्स थे जिनकी रेडियस आपने r मानी थी, उस रेडियस के टर्म्स में अगर आप कैलकुलेशन करें तो 0.73 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द दिस r, है ना, 0.73 r रेडियस का एटम आप प्लेस कर सकते हैं कहां पर, इसके बॉडी सेंटर पे, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम करते हैं, एट द फेस सेंटर। अब देखिए अगर आप फेस सेंटर पे अगर आप एटम प्लेस करना चाहें, है ना, तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस का केस है, कॉर्नर एटम्स आपस में टच करते हैं,
है ना। तो ये प्रॉब्लम और इजी हो जाएगी। अब ये यही डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप एक फेस को कंसीडर कीजिए, मान लीजिए एक फेस है तो उसमें ये कॉर्नर आइटम्स आपस में टच करेंगे, यानी अभी बॉडी सेंटर वाली प्रॉब्लम भी हमने इसी डायग्राम से की थी, बट वहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि आप इसको 3D की तरह एज्यूम कीजिए, है ना, क्योंकि ये डायग्राम तो बिल्कुल 2D जैसा बना हुआ है, लग रहा है कि ये एक फेस है और फेस के सेंटर पे एटम है, एक्चुअल में ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन मैंने समझा दिया कि आप उसको थोड़ा 3D में इमेजिन कर लीजिए। बट दिस डायग्राम इज एग्जैक्टली फिट फॉर द फेस सेंटर्ड, फॉर द केस ऑफ द वन फेस एंड द वन एटम एट इट्स सेंटर ऑफ द फेस, उसके लिए एकदम फिट डायग्राम है ये, ठीक है ना। बॉडी सेंटर्ड वाले के लिए मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन कीजिए, राइट। अब देखिए, तो फेस सेंटर पे आपको पुट करना है, तो ये एक फेस हो गया, हर फेस के सेंटर पे एटम, और ये एटम्स आपस में टच करेंगे, और ये जगह है फेस सेंटर। अब इस केस में चूंकि ये फेस सेंटर पे आपको पुट करना है, तो अब ये बॉडी डायगोनल नहीं रहा, ये आपका क्या बनेगा, फेस डायगोनल। दिस विल बी द फेस डायगोनल, है ना। तो ये फेस डायगोनल किसके इक्वल होता है, √2 के, यही तो होता है। तो ये कॉर्नर एटम है, इसकी रेडियस r, और ये कॉर्नर एटम रेडियस r, और ये एटम इसके मिडिल पे है, फेस के सेंटर पे है, एक्सटर्नल एटम है, इसकी रेडियस आपने कैपिटल R मानी हुई है, तो ये 2r r दिस, यानी कि नाउ इन दिस केस दिस 2r plus 2r this will be equals to the face diagonal which is the √2, ठीक है, √2। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। देखो अब ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2r इक्वल्स टू, इसका मीनिंग सिंपल सा ये हुआ कि मैं यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचा r इक्वल्स टू √2, और ये इधर जाएगा, है ना, तो -1 एंड r, ये बन गया। देख लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। 2 का √2 माइनस दिस, ठीक है, तो ये बचा, और √2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 इंटू r, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, r इक्वल्स टू 0.414 r। दिस इज सिमिलर लाइक द क्वेश्चन 1, बट कोई बात नहीं। यहाँ इसका मीनिंग क्या हुआ, अब ये हाफ से कम है, ठीक है ना, तो 0.414 r रेडियस का एटम आप पुट कर सकते हैं इन केस ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस एट द पोजीशन ऑफ फेस सेंटर। यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर है, तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में अगर उसके फेस सेंटर पे आपको एक्सटर्नल एटम प्लेस करना हो, तो आप 0.414 r रेडियस का एटम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ द एग्जिस्टिंग एटम, जो आपकी सिंपल क्यूबिक लैटिस है उसके एटम की रेडियस है। बात आई समझ में, क्लियर। अच्छा, दूसरा इन्होंने कह दिया एट द एज सेंटर। एज सेंटर पे कितनी रेडियस का एटम प्लेस कर सकते हैं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट, एज सेंटर के लिए r इक्वल्स टू 0 रेडियस का आप एटम पुट कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, एज सेंटर पे तो जगह ही नहीं है जहां पे आप एटम पुट करोगे, क्योंकि इन केस ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस द कॉर्नर एटम्स आर टचिंग ईच अदर, राइट। तो ये आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है। एक्सटर्नल एटम आप वहीं पर तो रखोगे जहां पर जगह होगी, तो यहाँ पर तो जगह ही नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, फॉर द केस ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस वी कैन प्लेस द एक्सटर्नल एटम एट द एज सेंटर, okay, because there is no vacant space at the edge center because the corner atoms are touching each other, right. So the problem is clear। तो देखिए ये इस तरह की प्रॉब्लम थी, ये अच्छी प्रॉब्लम थे, इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी भी गई हैं और पूछी भी जाएंगी, राइट। मैं क्या मानता हूं कि ये प्रॉब्लम्स
अपने आप में ठीक है इनका लेवल, बट इसको मैं फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम मानता हूँ, ठीक है। इससे भी ज़्यादा टफ लेवल की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं इस केस में, यानी उसमें क्या होगा, इन्हीं प्रॉब्लम्स को ट्विस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है, हालांकि अभी तक नेट वगैरह में तो नहीं पूछी गई, यानी कि गेट में तो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई, मैं अभी करवाऊंगा, बट CSIR का जो एग्जाम पहले इंजीनियरिंग साइंस के लिए होता था, अब नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग साइंस में जो मटेरियल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, राइट, उनके लिए भी इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी गई थी। तो वहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, वो उन्होंने थोड़ी सी इसी प्रॉब्लम को उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो उसमें ट्विस्टिंग क्या थी, ट्विस्टिंग में क्या किया उन्होंने कि ये जो लैटिस है, जैसे मान लीजिए BCC लैटिस है ना, तो BCC लैटिस का केस उन्होंने कंसीडर कर लिया। उन्होंने कहा कि फेस सेंटर पे आपको एटम पुट करना है, और रेडियस उन्होंने एज्यूम डिफाइन कर दी कि भाई जो BCC लैटिस है उसके जो एटम है उसकी रेडियस इतनी है, एक्सटर्नल एटम आपको पुट करना है, इतनी रेडियस का पुट करना है, यानी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि इतनी रेडियस का आपको एटम पुट करना है। अब भैया आप उतनी रेडियस का ही तो एटम पुट कर सकते हो जितनी जगह होगी। अब ये कह रहे हैं नहीं, हम तो अपनी मर्जी से एटम पुट करेंगे, तो क्या करोगे, क्या पॉसिबल है? अगर उतनी जगह अवेलेबल नहीं है तब तो आप पुट कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करें, पॉसिबिलिटी है जो उसके नियरेस्ट एटम होंगे उनको हटना पड़ेगा, भैया तुम पीछे हटो, भाई किसी को बिठालना है और जगह है नहीं, है ना। वो वही केस हो गया ना जैसे मेट्रो में, भाई अब थोड़ा कोई व्यक्ति पहुंच गया और जगह है नहीं वहाँ पे, या बहुत कम जगह है, और कोई बहुत मोटा सा व्यक्ति पहुंच गया, है ना, और उसको बैठना है, तो बाकी जो उसके पास वाले जो और लोग हैं उनको दूर हटना पड़ेगा कि भैया आप थोड़ा सा इधर हट जाओ, है ना, कहते हैं ना कुड यू माइंड शिफ्टिंग प्लीज, तो वो बैठ सकता है वहाँ पर। तो वो प्रॉब्लम्स जो पूछी गई थी वो इस तरह की थी कि उन्होंने अपनी मर्जी की रेडियस का एक एटम पुट कर दिया, ठीक है, और कहा कि जो नियरेस्ट एटम्स हैं उनको कितना शिफ्ट कराना पड़ेगा अपनी पोजीशन से, वो शिफ्टिंग कैलकुलेट कीजिए। तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक अपनी डिजायर्ड रेडियस रख दी थी, उसके कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू उसको दे दो, ठीक है। बट मैंने इसको एज ए फंडामेंटल प्रॉब्लम इसको ट्विस्ट किया है, इसको मॉडिफाइड किया है इन्हीं प्रॉब्लम्स को, है ना, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स बन गई हैं जो आपके CSIR नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो वैसे गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट गेट में क्या कंपेरेटिवली थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम भी पूछ ली जाती है, यानी ये प्रॉब्लम्स भी गेट के लिए सफिशिएंट हैं। बट CSIR में 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो थोड़ा सा टफ होता है, यानी कि कंपेरेटिवली टफ होता है, यानी कि उसको ट्विस्टेड करके जनरली बनाते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को मैंने ट्विस्ट किया है, मॉडिफाइड किया है एज ए स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉब्लम। तो ये अपना में स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉब्लम्स थी, इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैंने ट्विस्ट करके बनाया है, और इसको मैंने नाम दिया है मतलब लेवल सेकंड। तो ये प्रॉब्लम्स जो थी लेवल फर्स्ट की थी, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे लेवल सेकंड, राइट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं लेवल सेकंड प्रॉब्लम्स। ओके, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो आप प्रॉब्लम्स आपने की थी, जो स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ट्विस्ट करके बनाया गया है, ठीक है। प्रॉब्लम किस तरह की है समझ लीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसमें कहा गया है एज्यूम एन एक्सटर्नल एटम सिट इन द पोजीशन, यानी कि ये पोजीशन दी हुई है 1/2 कामा 1/2 कामा 1/2। ये FCC लैटिस का ही केस है, रेडियस ऑफ ईच एटम इज स्मॉल r है, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूं, समझ लीजिए। एज्यूम एन एक्सटर्नल एटम सिट इन द पोजीशन दिस एट दिस पोजीशन पे इन FCC लैटिस, कंसीडर द रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ FCC लैटिस इज r, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो FCC लैटिस है उसके जो एटम्स है उनकी रेडियस r है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ एन एक्सटर्नल एटम इज r/2। रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एटम ये क्या है, r/2 इन्होंने बोल दिया खुद, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एटम्स हैं, यानी कि जो आपकी लैटिस है
जो आपकी FCC लैटिस है उसके एटम्स की रेडियस r है, और जो एक्सटर्नल एटम आपको प्लेस करना है एट द पोजीशन ऑफ दिस, उसकी रेडियस इन्होंने अपनी तरफ से मान ली r/2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, वाई व्हाट डिस्टेंस ईच ऑफ नियरेस्ट एटम, वाई व्हाट डिस्टेंस ईच ऑफ नियरेस्ट एटम ऑफ FCC लैटिस बी डिस्प्लेस्ड टू अकोमोडेट द एक्सटर्नल एटम। अब ये जो डिजायर्ड रेडियस है, इस रेडियस का जो एक्सटर्नल एटम इनको प्लेस करना है, ठीक है, किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे प्लेस करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं जो नियरेस्ट एटम है उनको कितना पीछे हटना पड़ेगा ताकि ये एटम आ जाए। पीछे हटने की बात तभी आती है जब वहां पर अवेलेबल स्पेस है वो क्या होगा, कम होगा, है ना, वो आ ही नहीं पाएगा एटम। तभी क्या होगा, उसके जो पास वाले एटम्स हैं उनको पीछे हटना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितना आप उन एटम्स को, नियरेस्ट एटम्स को जो है शिफ्ट कराना है। अब यहां पर एक चीज और समझिए, नियरेस्ट एटम्स, तो नियरेस्ट एटम कौन से एटम्स होंगे, ये केस क्या है, फेस सेंटर्ड लैटिस का केस है ना। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग सिंपल सा यही तो हुआ कि 8 कॉर्नर एटम्स और हर फेस के सेंटर पे एटम। अब जगह खाली बची बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे इन्होंने एटम पुट करवा लिया r/2 रेडियस का। तो बॉडी सेंटर को अगर आप कंसीडर करें, बॉडी सेंटर को आप एज्यूम करके चलिए, तो बॉडी सेंटर के रिस्पेक्ट में जो नियरेस्ट एटम्स हैं वो कहां पर होंगे, कॉर्नर एटम नियरेस्ट होंगे या फेस सेंटर्ड एटम्स नियरेस्ट होंगे, है ना। ये केस फेस सेंटर्ड का है, याद रखिए। बॉडी सेंटर पर आपको एटम पुट करना है, तो बॉडी सेंटर पर एटम पुट आप करेंगे तो कौन से एटम्स को शिफ्ट होना पड़ेगा, जो नियरेस्ट होंगे। तो नियरेस्ट एटम कौन से होंगे, कॉर्नर एटम होंगे या फेस सेंटर्ड एटम होंगे। फेस सेंटर्ड एटम्स जो है नियरेस्ट एटम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर आप जो फेस सेंटर्ड एटम है वो बॉडी सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर हैं, और जो कॉर्नर एटम्स हैं वो a/√2 डिस्टेंस पर हैं, है ना। ये बात समझ में आ रही है, देखो समझ लीजिए, ये है इस तरह से बॉडी सेंटर एटम, ये है मान लीजिए, है ना। एज्यूम करने के चलना दिमाग में, वो 3D डायग्राम है वो मैं 2D में यहाँ बना रहा हूं। तो यहां पर भी कॉर्नर एटम्स हैं आपके, ठीक है, कॉर्नर एटम्स होंगे। ये फेस सेंटर्ड का केस है तो ये आपस में टच तो करेंगे नहीं, है ना, बट ये इसको टच करेंगे। अब ये फेस है तो फेस के सेंटर पर भी एटम होगा, है ना, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, ये क्या है आपका a, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, a/2 हुई, यानी कि ये बॉडी सेंटर एटम है। इस बॉडी सेंटर से ये फेस सेंटर जो एटम है, बात आ रही समझ में। तो यहां से यहां इसके फेस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, a/2 है, ऐसे समझ लीजिए। और ये क्या है, कॉर्नर एटम, ठीक है। तो बॉडी सेंटर से जो कॉर्नर है ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, ऐसे देखिए, जो डायगोनल है बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल √3a होता है। तो √3a जो है, तो जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे होगा, दिस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितना हो गया, 1.73/2 इंटू a, ठीक है। और जो फेस सेंटर्ड एटम है, बॉडी सेंटर से जो फेस, एक फेस की डिस्टेंस बॉडी सेंटर से a/2 होगी, क्योंकि दूसरे फेस से a होती है, तो वो आपका a/2 हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 0.5 AI
इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8 6 समथिंग आएगा ए। तो कौन सा पास हुआ, ये फेस सेंटर्ड पास हुआ, तो फेस सेंटर्ड वाले एटम को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। और एक और ट्विस्ट, डबल ट्विस्ट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आप इतना बड़ा एटम पुट कर दें r/2 से भी ज्यादा रेडियस का, कि हो सकता है कॉर्नर एटम को भी पीछे हटाना पड़े, तो डबल शिफ्टिंग हो गई। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, उन्होंने अपनी डिजायर्ड रेडियस का एटम पुट करवाया और कहा कि जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है उनको कितना पीछे हटना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी बताओ सेकंड नियरेस्ट नेबर को भी कितना पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि एटम की अगर रेडियस ज्यादा होगी तो बड़ी रेडियस का एटम अगर आपको प्लेस करवाना है तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, सेकंड नियरेस्ट नेबर को भी पीछे हटना पड़ेगा, यानी पड़ोसी का जो पड़ोसी है उसको भी पीछे हटना पड़ेगा। ये डबल ट्विस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। अगर CSIR इससे भी टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगी तो इस तरह से बना सकती है। तो बात समझ में आ रही है कि आप एक स्टैंडर्ड मॉडल प्रॉब्लम को लो, उसको कितनी तरह से आप कर सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो तरीके पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस जो है करना चाहिए। और जो प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपकी अच्छी कमांड बनेगी, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई है ना। अब हम देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए अब देखिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। तो आपका ये केस था, इसमें क्या करना था, देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस था, रेडियस ऑफ ईच एटम इज स्मॉल r, इस रेडियस का एटम आपको प्लेस करना है इस पोजीशन पे। तो आप ये वही प्रॉब्लम नहीं हो गई जो पहली प्रॉब्लम हमने की थी, ठीक है, जिसमें फेस सेंटर्ड लैटिस था और बॉडी सेंटर पे आपको एटम पुट करना था, है ना। तो सिंपल सा ये आपका ये एक फेस हो गया, आप चाहे तो प्रीवियस सोल्यूशन से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फेस सेंटर क्यूबिक बॉडी सेंटर पे एटम लाना है ना। तो ये फेस सेंटर है ना, यहाँ पर पहले से ही ये एटम्स हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज ए, तो ये जो एटम है, अब यहाँ पर ये जगह खाली है, इतनी रेडियस का एटम आप इस पे डाल सकते हैं। मान लीजिए ये जो रेडियस है ये आपने क्या मानी, कैपिटल R है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। तो ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R, दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी a/2, दिस इज इक्वल टू a/2। ये सोल्यूशन मैं पहले करा चुका हूँ, इसे मैं थोड़ा जल्दी से करा रहा हूँ। इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे, और ये केस क्या है, FCC का है, FCC केस में a इक्वल टू 4r/√2 यही होता है ना। तो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 4r/√2, 2 से दिस, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, √2 इंटू r, तो दिस इंप्लाइज कैपिटल R। कैपिटल R पहले आप क्या करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम से, सबसे पहले हम अवेलेबल स्पेस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हमने ये मान लिया कि भाई ये हमारी एक FCC लैटिस है, FCC लैटिस का ये फेस ये है, FCC का ये दूसरी का ये फेस है, इन दोनों फेस के सेंटर पे एटम होगा, बीच में जगह खाली है। यहाँ पर हमने मान लिया कि R रेडियस का एटम प्लेस कर सकते हैं, वो हमने अपने पास से मान ली कैपिटल R रेडियस। अब हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी जगह खाली है, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, है ना। तो R इक्वल टू कितना आ गया, √2r, और ये इधर जाएगा तो √2 - 1r, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.414 r। यहां से ये क्या कंक्लूजन निकला कि इतनी रेडियस का तो एटम पुट कर सकते हैं,
r इक्वल टू 0.414, इतनी रेडियस का एटम हम पुट कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल स्पेस जो है वो इतना है। अब ये क्या करवा रहे हैं जनाब, कह रहे हैं कि कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R डैश मान लीजिए, जो ये कह रहे हैं, है ना, R डैश इक्वल टू R/2 का मीनिंग क्या हुआ, 0.5R, इतनी रेडियस का एटम इनको प्लेस करवाना है, यानी कि इस रेडियस के एटम को आपको एकोमोडेट करना है। तो शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ेगी, इसका और इसका डिफरेंस ले लीजिए, है ना। तो दिस मीन्स शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिख लीजिए, ये क्या हो गया, R डैश जो डिजायर्ड रेडियस है ना, उसको लिख दिए, शिफ्टिंग को हम D मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, R डैश यानी कि डिजायर्ड रेडियस जो है माइनस एक्चुअल हम R मान के चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5R माइनस 0.414R। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना बन गया, 0.09 अप्रोक्सीमेट बनेगा जाके, बल्कि उससे भी क्या बनेगा, 0.086, ये भी है ना R, यानी कि इतनी शिफ्टिंग करानी पड़ेगी। किसको, जो आपके नियरेस्ट एटम्स हैं। नियरेस्ट एटम्स कौन से हैं, फेस सेंटर्ड एटम्स आर द नियरेस्ट एटम्स। तो फेस सेंटर्ड एटम्स को अपनी पोजीशन से 0.086 R इतना पीछे हटाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, इस रेडियस R का कोई ये वैल्यू दे दे कि R इक्वल टू सम नैनोमीटर, जैसे मान लीजिए 5 नैनोमीटर, इस तरह से कोई ये डिफाइन कर दे, तो आप उसकी वैल्यू पुट कर दो, या एंगस्ट्रॉम में दे दे कोई वैल्यू। मैंने कहा क्या किया, इसको एक स्टैंडर्ड मॉडल जो प्रॉब्लम थी इन टर्म्स ऑफ R, उसी को लिया हुआ है। यहाँ पर R की वैल्यूज भी दे सकता है वो सिंपल, ठीक है। अगर इन गेट वेट में पूछेगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, वहाँ कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, और नहीं तो नेट में पूछेगा तो फिर ये जो वैल्यू देगा फिर कोई ऐसी देगा जो इजीली कैलकुलेशन जिसकी बन जाए, या फिर R के टर्म्स में देगा, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को मैं फर्दर ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है, और फर्दर ट्विस्ट करके मैं इसको बना देता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ कि BCC लैटिस ले लेता हूँ, ठीक है। हमने लैटिस ले ली BCC, रेडियस ऑफ ईच एटम इज R, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एटम, मान लीजिए यहाँ पर BCC लैटिस ली है हमने, फेस सेंटर पे हम पोजीशन पे एटम पुट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा रेडियस चाहिए होगी, R/4 कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या क्या किया कि R/4 रेडियस का एटम, क्योंकि जगह कम बचेगी ना, तो कम रेडियस का, इसलिए हमने रेडियस थोड़ी कम कर दी है, ठीक है। लैंग्वेज इसकी क्या बनेगी, इसकी लैंग्वेज इसी की तरह बन जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए क्या होगा। पोजीशन में थोड़ा, अगर आप BCC लैटिस ले रहे हैं तो जगह कहाँ पे खाली है, फेस सेंटर पे, तो पोजीशन में चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर फेस सेंटर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज लिख लीजिए, अगर आप लोग लिखना चाहें लैंग्वेज तो लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। एज्यूम एन एक्सटर्नल एटम सिट इन द पोजीशन दिस, ओके, इन BCC लैटिस, ठीक है। कंसीडर द रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ BCC लैटिस इज R, है ना, ये R है, एंड द रेडियस ऑफ एक्सटर्नल एटम इज R/4 दिस, ठीक है। वाई व्हाट डिस्टेंस ईच ऑफ नियरेस्ट एटम ऑफ BCC लैटिस बी डिस्प्लेस्ड टू अकोमोडेट द एक्सटर्नल एटम, ठीक है। एक्सटर्नल एटम को अकोमोडेट करने के लिए आपको कितनी जो है जो नियरेस्ट एटम्स हैं उनको कितना डिस्प्लेस कराना होगा, है ना, उनको अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कराना होगा। तो ये BCC लैटिस का केस है। BCC लैटिस के केस का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर
जल्दी से समझिए। देखिए तो ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड थी उसका मॉडिफाइड फॉर्म है ना। तो उस केस में आपने क्या देखा था, देखिए जल्दी से यहां पर हम क्या करेंगे, बीसीसी लेटिस, बीसीसी लेटिस है तो फेस सेंटर पे आपको एटम प्लेस कराना है ना। तो ये इस तरह से, तो यहां पर सेंटर पे ऑलरेडी एटम ही है। यहां पर ये पोजीशन क्या है, हाफ कामा जीरो पोजीशन बनेगी। मान लीजिए यहां पर जो अवेलेबल स्पेस है, पहले हम अवेलेबल स्पेस हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दिस, ये क्या है, हमने आर मान लिया और ये तो आर ही है ना। ऑलरेडी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को कर चुके हैं। ये ए है तो ये a/2 हो जाएगी ये। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल्स टू a/2 एंड दिस इज द केस ऑफ द बीसीसी लेटिस। तो a इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 ये हो जाएगा। तो a अपॉन ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 4r अपॉन √3, 2 से 2। तो कैपिटल R जो आपका बन रहा था, कैपिटल R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 2/√3 माइनस 1 इंटू R। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 0. क्या आया था, जैसा पिछला आया था 0.156 स्मॉल r। ये है r एक्चुअल स्पेस, यानी इतना स्पेस तो अवेलेबल है, इतना स्पेस आपका अवेलेबल स्पेस है, इतनी रेडियस का एटम पुट किया जा सकता है। बट ये कितनी रेडियस का एटम पुट करवा रहे हैं, r डैश डिजायर्ड रेडियस r/4 मीन्स 0.25 r, इतनी रेडियस का एटम ये जो है पुट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो शिफ्टिंग आपको है वो कितनी हो जाएगी, r डैश माइनस r इक्वल्स टू 0.25 r माइनस 0.156 r, इतनी रेडियस है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.09 ऐसा ही कुछ बनेगा जाके 94 अराउंड। यानी कि इतनी शिफ्टिंग आपको करनी पड़ेगी जो आपके नियरेस्ट एटम्स हैं। नियरेस्ट एटम्स का मीनिंग कहां पर, अब नियरेस्ट एटम इसके कौन से बनेंगे, इसके भी बॉडी सेंटर्ड एटम ही नियरेस्ट एटम बनेगा ही, ठीक है। क्यों बनेगा ये भी बताना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर एटम होगा फेस सेंटर से कॉर्नर एटम, फेस सेंटर फेस डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। इसका हाफ करोगे तो कितना हो गया a/√2, a/√2। a/√2 का मतलब क्या हुआ 1/1.414 इंटू a। ये तो जो फेस सेंटर एटम है, फेस सेंटर एटम से जो कॉर्नर एटम है उसकी डिस्टेंस हुई ये, ठीक है। और फेस सेंटर एटम से बॉडी सेंटर एटम ये a/2 डिस्टेंस पे है इन 0.5a। तो बताइए करीब कौन सा हुआ, ये करीब हुआ, यानी कि बॉडी सेंटर्ड एटम इज द नियरेस्ट एटम, कॉर्नर एटम इज द सेकंड नियरेस्ट एटम फॉर द फेस सेंटर्ड एटम।
तो इसको आपको कितना हटाना पड़ेगा, बॉडी सेंटर्ड एटम को अपनी पोजीशन से इतना जो है पीछे की तरफ हटना पड़ेगा, ताकि r/4 रेडियस का एटम आप एकोमोडेट कर सकें। क्लियर? अब देखिए डबल ट्विस्टेड प्रॉब्लम। डबल ट्विस्टेड प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसमें मैंने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। इन द अबव प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 5, दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 5। इस प्रॉब्लम में सपोज बी अकोमोडेट एन एक्सटर्नल एटम ऑफ रेडियस 0.75, यानी कि 0.75 r रेडियस का एटम हम अकोमोडेट कर रहे हैं। क्वेश्चन समझिए। इन अवर प्रॉब्लम सपोज वी अकोमोडेट एन एक्सटर्नल एटम ऑफ रेडियस 0.75 दिस एट द फेस सेंटर ऑफ द बीसीसी लैटिस। ठीक है, ये बीसीसी लैटिस थी, इसके फेस सेंटर पे यानी कि इस पोजीशन पे रेडियस ऑफ ईच एटम ऑफ द बीसीसी लैटिस, जो बीसीसी लैटिस है उसके हर एटम की जो रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है। ठीक है, नाउ वाई व्हाट डिस्टेंस नियरेस्ट एटम्स एंड द सेकेंड नियरेस्ट एटम्स ऑफ द बीसीसी लैटिस शुड बी डिस्प्लेस्ड टू अकोमोडेट द एक्सटर्नल एटम। अब इन्होंने कहा है इतनी रेडियस का अगर हम एटम प्लेस करें तो नियरेस्ट एटम को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा और सेकंड नियरेस्ट नेबर को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या होगा, द केस इज एग्जैक्टली सिमिलर, है ना। तो यहाँ से जो आपके नियरेस्ट एटम्स हैं, नियरेस्ट एटम्स को आपको कितना, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को समझ लीजिए कैसे करेंगे। दो चीजें आई, नियरेस्ट नेबर, फेस सेंटर पे एटम पुट करना है। नियरेस्ट एटम कौन सा है, बॉडी सेंटर एटम नियरेस्ट है और कॉर्नर एटम सेकंड नियरेस्ट है। तो दो चीजें हुई, बॉडी सेंटर्ड एटम और कॉर्नर एटम्स। तो सबसे पहले आप बॉडी सेंटर्ड एटम के रिस्पेक्ट में फेस सेंटर्ड एटम जो है कि बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करो, यानी अवेलेबल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी सेंटर्ड एटम कैलकुलेट कर लो एंड अवेलेबल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द कॉर्नर एटम्स कैलकुलेट कर लो। फेस सेंटर पे आपको एटम प्लेस करवाना है, ये आपका फेस सेंटर्ड एटम हो गया। तो सबसे पहले अवेलेबल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी सेंटर्ड एटम, यानी बॉडी सेंटर्ड जो एटम है इसके बीच कितना अवेलेबल स्पेस है ये कैलकुलेट कर लो। उसको आप मान लीजिए R1। फिर कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, उसको R2 मान लीजिए और डिजायर्ड रेडियस कितनी है और 0.75, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो पहला अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। R1 यानी कि बॉडी सेंटर्ड एटम जो है वो आपका कितना है 0.156 R रेडियस पे है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप R डैश इस बार इतनी है आपकी 0.7 R, तो 0.75 R, है ना। इतनी रेडियस का एटम प्लेस करवाना है तो यहाँ पर क्या बन गया 0.75। तो यहाँ से इसको इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए 0.75। अब देखिए इतनी रेडियस का आपको एटम प्लेस करना है, अवेलेबल स्पेस सिर्फ इतना ही है, ये अवेलेबल स्पेस ही तो कैलकुलेट किया था आपने। तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बचा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये बनेगा कितना 7165, तो ये आपका बनेगा 0.549 R के अप्रोक्सीमेट बनेगा। यानी कि इस बार आपको D1 मान लीजिए, ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर के लिए। अगर आप इतनी रेडियस का एटम प्लेस करते हैं तो जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स हैं यानी कि बॉडी सेंटर्ड एटम्स को 0.549 R डिस्टेंस से पीछे हटना पड़ेगा। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर को कितना हटना पड़ेगा, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर वाली कैलकुलेशन कर लीजिए। इस केस में क्या होगा आप ऐसे समझ लीजिए, इसको इजी वे में
कि ये आपका फेस सेंटर्ड एटम है आपका ये, तो ये और ये मतलब दिस इज अ वन फेस, दिस इज अ वन फेस, ठीक है। अब जो है ओके, तो यहां पर आप ऐसे मान लीजिए ये जो है एटम, ये पोजीशन जो है आपकी 1/2 कामा 1/2 कामा 0, ये फेस सेंटर्ड पोजीशन है। यहाँ पर आपने एटम को पुट किया है, कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में कितना स्पेस अवेलेबल होगा ये कैलकुलेट करना है। तो ये इसके कॉर्नर एटम यहाँ पर होंगे इस तरह से, है ना। इस वाली डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो अब आप मान लीजिए आपने एक्चुअल डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ पर भी आप यही मान के चलिए, है ना, कि ये रेडियस मान लीजिए r रेडियस है, अवेलेबल स्पेस, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो, यहां पर अब इस एटम को हटा दीजिए आप, इसके रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन होंगी जो कॉर्नर पे है ना। तो जितना स्पेस होगा मान लीजिए इतनी इस रेडियस का एटम यहां पर पुश किया जा सकता है, या इतना स्पेस अवेलेबल है। तो अब ये क्या है, r और ये पूरा जो आप बनाएंगे ये कितना बनेगा, फेस सेंटर्ड एटम है तो ये फेस डायगोनल हो गया। तो यहां पर ये r और ये कितना हो जाएगा 2r, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो यहां पर 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R, ये इक्वल टू द फेस डायगोनल √2a। बताइए यही बनेगा, या आप ऐसा कर लीजिए, यहां पर अगर आपने रेडियस कैपिटल R मानी थी, आपने इस रेडियस को क्या माना था, R माना था ना, ठीक है। तो आप इसको R डैश मान लीजिए, R बन भी रहने दीजिए R, ठीक है। और ये एक्चुअल है, इसको RA लिख दीजिए, नहीं R डिजायर्ड है, ये R डिजायर्ड, इसको R डिजायर्ड करके मान लीजिए, ठीक है। इसको आप R डैश मान लीजिए। अब BCC लैटिस है तो A और R में क्या रिलेशन है, A इक्वल टू 4 R/√3, यही है ना, ठीक। तो 2R प्लस 2R डैश इक्वल टू √2, और इसकी वैल्यू 4R/√3। ये कैलकुलेशन आप कीजिए, ठीक है। तो यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से 2 कट हट जाएगा, यहां से 2 हट जाएगा, यहां क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। तो R डैश आप कैलकुलेट करेंगे, R डैश मीन्स क्या है, ये अवेलेबल स्पेस विद रिस्पेक्ट टू कॉर्नर एटम। तो ये कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 1 R। अब ये 2√6 माइनस 1, इसे आप जो है एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना बन रहा है। नहीं, एक मिनट, 2√6 कैसे हो गया, ये 2√2/√3 हुआ, है ना, ये बना। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1.414/1.73 माइनस 1 इंटू R, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी जो है 0.63 R, ये आ रही है, एंड दिस इज R डैश। क्या मीनिंग हुआ कि इस एटम की जो पोजीशन आपकी फेस सेंटर है पोजीशन है, यहां से
अगर आप इस कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेशंस करें, ठीक है ना, तो ये आपने माना था r डैश स्पेस अवेलेबल है, r डैश रेडियस का एटम आप पुट कर सकते हैं, तो वो आई आपकी 0.63 r, यानी इतनी रेडियस का एटम जो है प्लेस किया जा सकता है। अगर आप बॉडी सेंटर एटम को बिल्कुल हटा दें यहां से और सिर्फ ये मान के कॉर्नर एटम के रिस्पेक्ट में अगर आप अवेलेबल स्पेस देखें तो 0.63 r रेडियस का एटम पुट किया जा सकता है, जबकि आपसे जो पुट कराया जा रहा है उसकी रेडियस कितनी है, इतनी। तो इसका मतलब कॉर्नर एटम को भी पीछे हटना पड़ेगा, और कितना हटना पड़ेगा, यानी कि शिफ्टिंग। अब इस शिफ्टिंग को हम D2 बोलेंगे, है ना, सेकेंड नियरेस्ट नेबर। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं सीधे, तो सेकेंड नियरेस्ट नेबर यानी कि 2, इसको अगर आपको शिफ्ट कराना है तो कितना हटाना पड़ेगा आपको, ये आपका बन जाएगा, अब इसके लिए r डैश ये है ना, तो ये बन जाएगा 0.75 r माइनस 0.63 r। अब ये कैलकुलेशन कर लो कितनी परसेंट, कितना बन रहा है यहाँ पर, 5 में से 3 गया, 2 बचा, और 7 में से 6 गया, 1 बचा, इक्वल्स टू D2। यानी कि जो कॉर्नर आइटम्स हैं उनको अपनी पोजीशन से 0.12 r पीछे की तरफ हटना पड़ेगा, और जो बॉडी सेंटर्ड आइटम्स हैं उनको अपनी पोजीशन से 0.549 r डिस्टेंस पीछे की ओर हटना पड़ेगा, तब जाके कहीं इस रेडियस का एटम फेस सेंटर पोजीशन पर एकोमोडेट हो पाएगा। पता ही समझ में? तो ये जो प्रॉब्लम थी, डबल ट्विस्टेड प्रॉब्लम थी, इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इन कमिंग टाइम, और हमने इनको अभी ही आपको करा दिया है सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको और करवा रहा हूँ, ठीक है। ये गेट में पूछी गई प्रॉब्लम है ना, ये तो बहुत ही सिंपल लगेगी आपको, कुछ नहीं है इसमें, देखो। ओके, तो अब इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम गेट में पूछी गई प्रॉब्लम है। गेट 2016 में IISc बेंगलोर ने पेपर बनाया था। इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, है ना, बहुत लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, बट मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ और इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, क्योंकि उससे कहीं गुना ज़्यादा टफ प्रॉब्लम्स आप कर चुके हैं। लैंग्वेज जरूर इन्होंने थोड़ा सा लंबी चौड़ी कर दी है। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। एटम्स विच कैन बी एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R, है ना, तो हार्ड स्फीयर ही होते हैं एटम्स, है ना। एटम्स विच कैन बी एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R आर अरेंज्ड इन FCC लैटिस विद द लैटिस कांस्टेंट स्मॉल a such that each atom touches its nearest neighbors at the centers of one of the atom as the origin। क्या मीनिंग हुआ? ये ऐसे समझ लीजिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सॉरी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, लैटिस का लैटिस कांस्टेंट स्मॉल a है, हर एटम की जो रेडियस है वो इस बार इन्होंने जो माना है वो कैपिटल R माना है, ठीक है। एंड जो है नियरेस्ट एटम्स टचिंग ईच अदर। अब इस केस में क्या हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के केस में क्या होगा, जो फेस सेंटर्ड एटम है वो नियरेस्ट एटम को टच कर रहा है, तो फेस सेंटर्ड जो एटम है उसके लिए नियरेस्ट एटम कौन सा होगा, कॉर्नर एटम है ना। तो फेस सेंटर्ड एटम इज टचिंग टू द कॉर्नर एटम्स एंड दिस मीन्स कॉर्नर एटम्स आर नॉट टचिंग टू ईच अदर। तो ये तो वैसे भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में यही होता है, तो इन्होंने कुछ भी अलग से नहीं बोला है। जो फेस सेंटर्ड लैटिस की प्रॉपर्टी है उसको खुद ही एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल सी बात है। FCC लैटिस का केस है, FCC लैटिस है, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ ईच FCC लैटिस
वो क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब आगे देखिए, अनोदर एटम ऑफ द रेडियस स्मॉल आर, यानी कि एक्सटर्नल एटम जो है आपका ऑफ रेडियस स्मॉल आर रेडियस है इसकी, एज्यूम द हार्ड स्फीयर ही होगा। ठीक है, इज टू बी अकोमोडेटेड एट द पोजीशन, यानी कि इस एक्सटर्नल एटम को अकोमोडेट करना है, पोजीशन क्या है, एट द पोजीशन 0, a/2, 0 विदाउट डिस्टॉर्टेड द लैटिस, यानी ऐसे प्लेस करना है कि जो लैटिस है वो डिस्टॉर्टेड ना हो, यानी कोई और एटम जो है कॉर्नर एटम या अदर वो डिस्टॉर्टेड ना हो, यानी कि उसको आपको शिफ्ट नहीं कराना है, यानी लैटिस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस एटम को यहाँ पर इस पोजीशन पर एक्सटर्नल एटम को आपको प्लेस करना है विदाउट डिस्टॉर्टेड द लैटिस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r/r, तो इन्होंने कहा है कि r/R की वैल्यू क्या होगी। ये नॉट टाइप का क्वेश्चन था, दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि ये आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी थी। अब क्या पुट करनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, उस लैटिस की जो एटम्स हैं उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। एक्सटर्नल एटम स्मॉल आर रेडियस का एक्सटर्नल एटम आपको पुट करना है, पोजीशन क्या है ये, तो ये क्या है, एज सेंटर ही तो हो गया है ना। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूं। देखिए आप ऐसा मानिए, मैं एक फेस को कंसीडर करता हूं यहां पर। ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज द फेस, ये एक फेस है। ठीक है ना, अब इसको मान लीजिए दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। तो ये पोजीशन क्या होगी, ये 0,0,0 होगी, यही होगी ना। अब देखिए ये एक फेस है, तो मतलब यहां पर कॉर्नर एटम्स होंगे और इसके फेस के सेंटर पे एटम होंगे, है ना। और ये फेस सेंटर एटम कॉर्नर एटम को टच करेगा। ठीक है ना, ये कॉर्नर एटम्स हर फेस के, ये फेस है, हर फेस के कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो इस फेस सेंटर्ड एटम को टच करेंगे, ये एटम्स, बट दीज एटम्स विल नॉट टच टू ईच अदर, कॉर्नर एटम को टच नहीं करेंगे, फेस सेंटर्ड एटम को टच करेंगे। ठीक है, ये आपकी ए है, ये भी आपकी क्या है, ए है। तो यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, है ना, दिस, सो दिस विल बी a/2, ये डिस्टेंस a/2 होगी। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि 0 a/2 0, तो ये पोजीशन कौन सी हुई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये पोजीशन यही हुई ना, 0 a/2, 0, ये पोजीशन यही हुई ना। तो यहीं पर एक्सटर्नल एटम पुट करना है, इसको बोलेंगे एज सेंटर। तो मान लीजिए
ये इस तरह से यहां पर टच करेगा, जितनी जगह खाली होगी बात आ रही समझ में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब और इसकी रेडियस क्या है, दिस इज स्मॉल आर और इसकी रेडियस कैपिटल आर। ये क्वेश्चन में यही तो दिया है। तो यहां से क्या बन गया, ये स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, दिस विल बी, यानी दिस स्मॉल आर दिस कैपिटल आर दिस विल बी a/2, यही तो हो गया। और दिस इज द केस ऑफ द FCC लैटिस। तो फॉर FCC A = 4 R, अब इस बार R नहीं लेंगे, कैपिटल R लेंगे, है ना, क्योंकि जो लैटिस है उसकी रेडियस कैपिटल R है, R/√2। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 कैपिटल R/√2, 2 से 2 2 जा 4, ठीक है, कैलकुलेट ये करना है ना। तो स्मॉल r दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं आप, √2 इंटू कैपिटल R, तो √2 और इस r को इधर ले जाइए -1 इंटू कैपिटल R, तो ये कितना आ गया 0.414 ऑफ कैपिटल R। आपसे क्या पूछा गया है, दिस रेशो R/R, तो दिस इंप्लाइज स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या आ गया 0.414। यही तो पुट करना है आपको, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था ये, ठीक है। 0.414 ये आपको यहां पर फिल करना था। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है ऑप्शंस नहीं दिए होते हैं, चॉइस नहीं दी होती है ना, जो आंसर आता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप का वो आपको फिल करना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट। तो ये थी आपकी प्रॉब्लम्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है, बट वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो थी, जो एक्सटर्नल एटम और वाइड्स को लेके बनती थी, वो मैंने ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर करवा दी हैं। पहले हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया कि किस तरह के कंसेप्ट जो हैं से आप लोग फैमिलियर हों ताकि इन प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकें, और उन प्रॉब्लम्स को डिटेल में यहाँ पर जो है डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। जल्दी ही मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड और जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ओके। तब तक आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए। गुड लक।